गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इसके पहले हिमालय पर्वतमाला के बारे में पढ़े थे, ठीक। और हिमालय पर्वतमाला के 4 वर्गीकरण हम लोगों ने देखा था, ठीक। ट्रांस हिमालय, वृहद या महान हिमालय, फिर हमने देखा था लघु या मध्य हिमालय, और हमने देखा था शिवालिक या वाह्य हिमालय, ठीक। और इस चारों से क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे वो सारा कुछ हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। आज जो हम लोग को देखना है वो क्या है, वो उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इस इस चैप्टर को आज हम लोग को कवर करना है। तो क्या है उत्तर भारत का विशाल मैदान वगैरह वगैरह सारी बातों को बच्चों समझेंगे, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बच्चों एक छोटा सा एक मैप यहाँ अगर हम ड्रा कर ले, ठीक है, ये ठीक है। तो ये एक मैप हो गया, बहुत अच्छा तो नहीं बना मगर फिर भी ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भारत का मैप। अब इस मैप में बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान दो, यहाँ थोड़ा ध्यान दो। यहाँ हम लोगों ने बच्चों, यहाँ हम लोगों ने बनाया हुआ है किसको, हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये 4 बताए हैं। ये बच्चों नेपाल का जो क्षेत्र है, यहाँ ये नेपाल का क्षेत्र, ठीक है। ये कभी भी हिमालय पर्वतमाला में याद रखना, जब चौथा शिवालिक को बनाना, कभी भी ये इसके नीचे नहीं आएगा, ठीक ना। कभी भी ये इसके नीचे नेपाल के नीचे नहीं आएगा, ठीक। तो ये नेपाल के ऊपर यहाँ ये क्षेत्र जो है ये बच्चों ये पर्वत है, ठीक है। ये है पर्वत। बड़े ध्यान से सुन लो, बड़े ध्यान से सुन लो, और पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बस सुनने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे वहाँ ये उत्तर भारत का विशाल मैदान, नॉर्दर्न प्लेट ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो अब नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, अब ये नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया यानी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ठीक, इसका निर्माण हुआ कैसे, इसका निर्माण हुआ कैसे। यहाँ यहाँ एक मैप बच्चों, एक मैप मैं और बनाता हूं, तब बातें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे देखो, इस पर्वतमाला को अगर मैं, इस पर्वतमाला को अगर मैं मान लो यहाँ बना दूं, ठीक ना, यहाँ बना दूं, और ये फिर मैं कुछ ऐसे कर दूं गड्ढा, ठीक है, और ये यहाँ आ जाऊं। इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो कि ये पर्वतमाला यहाँ है, और इसके बाद ये नीचे का जो क्षेत्र है, ठीक ना, ये नीचे का जो क्षेत्र है, ठीक, ये पूरा ये है बच्चों ऐसे एकदम गड्ढा युक्त क्षेत्र, एकदम गड्ढा युक्त क्षेत्र। अब मैटर है, अब मैटर है कि ये गड्ढा युक्त क्षेत्र है, तो आज ये गड्ढा युक्त क्षेत्र गड्ढा नहीं है, ये कैसे है, आज ये ऐसे बराबर है, समतल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेन है यानी मैदान है, ठीक ना, मैदान। और इन मैदानों में मौजूद क्या है, चट्टानें या हम कह लें मिट्टी, ठीक ना, मिट्टी। तो आज हम लोग पंजाब पंजाब हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का थोड़ा सा पार्ट ले लें उत्तर भारत के विशाल मैदान में, तो ये, और फिर इसके बाद से हम देखें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और पूरा आज का जो बांग्लादेश है उसको भी शामिल कर ले, और असम का क्षेत्र, इनको अगर हम शामिल कर ले तो ये क्या है, ये उत्तर भारत के विशाल मैदान। तो हम लोग का ये सब बच्चों जो क्षेत्र है जहाँ पे आज हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग को कहीं दूर दूर तक पहाड़ नहीं देखने को मिलता है, समझ रहे हो, हर तरफ समतल मैदान ही मिलता है। मगर क्या ये पता है कि ये ऐसे आज की तरह समतल, इसका सरफेस जो है वो बराबर नहीं था, इसकी सतह बराबर नहीं थी, ये ऐसे वृहद रूप में यहाँ एक गड्ढा था। अब ये गड्ढा कैसे भर गया, तो गड्ढा कैसे भर गया, मैंने बच्चों बताया है कि पर्वतमाला पे होती हैं ग्लेशियर। अच्छा, कैसे ग्लेशियर होती हैं पर्वतमाला पे, मैंने बच्चों बता रखा है कि हम जब अपने धरातल से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम लोग का जो जमीन है, अब इससे चाहे एरोप्लेन चाहे किसी भी चीज से, वो माध्यम जिससे तुम धरातल छोड़ के ऊपर जा सको, तो जब ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा,
कितना 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होगा, वो माइनस में चला जाएगा। तो ऊपर बढ़ते जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। तो ओवरऑल जब हम पहुंचते हैं ठंडियों में 4500 मीटर और गर्मियों में 5000 मीटर, तो जब इतनी ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो तापमान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तब क्या होगा, तो यहाँ जो अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, सूर्य के प्रकाश से जब ये गर्म होगा यहाँ का जल, ऊपर जब ये उठेगा तो ऊपर उठेगा तो ये पहुंचेगा कहाँ, हिमालय पर्वतमाला के पास। और हिमालय पर्वतमाला की एवरेज ऊंचाई कितनी है बच्चों, तो मैंने बताया है औसत ऊंचाई है इसकी 6000 मीटर। तो अब ये जल वाष्प से लदी हुई वायु जब इस पर्वतमाला पे पहुंचेगी तो यहाँ पे ये जल वाष्प क्या होगा, वर्षा के रूप में नहीं बदलेगा, ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अब बर्फ के रूप में। तो एक विशाल क्षेत्र बना देगा बर्फ का यहाँ पे। तो वो क्षेत्र क्या होगा, वो क्षेत्र होगा ग्लेशियर। अब यही ग्लेशियर जब पिघलेगा तो इसमें से निकलेगा पानी। तो अब बड़ी ऊंचाई से ग्लेशियर आ रहा है, ठीक ना, बड़ी ऊंचाई से नदी आ रही है, पानी पिघल के आ रहा है, तो बड़ी ऊंचाई से पिघल के आ रहा है। तो अब क्या होगा, वो पिघल के ऐसे आएगा तो आने के क्रम में अपने साथ ये पानी जिसको हम कहेंगे नदी, ये नदी अपने साथ क्या लेके आएगा, अपने साथ मिट्टी के कण लेके आएगा। और जब ये मिट्टी के कण लेके आएगा तो अब यही समझ लो, यहाँ से निकली नदियां, तो क्या हुआ, अब मिट्टी के कण लेके आए, तो मिट्टी के कण लेके आए तो क्या हुआ, ये अपने साथ बड़े बड़े कुछ चट्टान भी लेके आए, बड़े बड़े अपने साथ कुछ चट्टान भी लेके आए। अच्छा कैसे सर चट्टान लेके आए, चट्टान इस तरह से लेके आया कि ऊंचाई है 6000 मीटर। आप इमेजिन करो, भूगोल थोड़ा कल्पनाओं का विषय है, ठीक ना, सोचोगे नहीं समझ में। तो क्या करना है, सोचना है कि 6 किलोमीटर ऊंचाई से अगर एक बहुत बड़ी धारा अगर निकल रही है तो बीच में जो चट्टान होंगे, ठीक क्या करेगा, वो उसको तोड़ देगा। और तोड़ के क्या करेगा, में फोर्स के साथ उसको ढोते हुए क्या करेगा, ले आएगा। कब तक ले आएगा, जब तक उसका ढाल तेज है, ढाल तेज है तो पानी की स्पीड जो है वो भी तेज है, ठीक, ढाल धीमा तो पानी की स्पीड भी क्या हुई, धीमी हो गई। तो क्या करेगा, तो जब ये यहां से ऐसे आएगा ना तो यहाँ पे ला के बच्चों यहाँ पे कुछ पत्थर बिछा देगा, ठीक ना, यहाँ पे कुछ पत्थर बिछा देगा, ठीक, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पत्थर बिछा देगा। और ये जो गड्ढा है ना, ये जो गड्ढा है, ठीक है, ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे का क्या होगा, इस गड्ढे का क्या होगा, अब इसमें नदियों द्वारा लाया गया जो पानी है अब वो लगेगा भरने, वो लगेगा भरने। तो अब पानी भरेगा तो इस नदी के साथ क्या है, इस नदी के साथ मिट्टी भी है, तो अब ये मिट्टी क्या होगी, भरने लगेगी, भरने लगेगी। तो कई, समझे, कई लाख साल का परिणाम ये हुआ कि ये मिट्टी भरते 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 क्या हुआ, यहाँ पे भर गया और पूरा इस मैदान को क्या किया, बना दिया समतल। और अब इस समतल मैदान का निर्माण हो जाने के बाद इस समतल मैदान पे फिर इस नदी को अब जहां ढाल मिला ये अब उधर की तरफ लगा बहने, समझ रहे हो, बहने। तो ऐसे ही क्या है, हिमालय पर्वतमाला से निकल के आई हैं कौन कौन सी, गंगा नदी, उस यमुना नदी, समझ रहे हो, इसके डिवीजन है हम नदियों वाले चैप्टर में, ठीक है, सब बताएंगे, भागीरथी, अलकनंदा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोन्स, ठीक ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, सब बताएंगे, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ मैदानों का निर्माण हो गया। तो अब एग्जामिनर इसी मैदान के बारे में जा रहा है हमसे क्वेश्चन पूछने। अब क्या क्वेश्चन पूछने जा रहा है, इसी बात को हम लोग जान लेते हैं, बेहद आसान है, बस कंसंट्रेशन की जरूरत है, अगर कोई दिक्कत यहाँ पे बच्चों है ही नहीं, ठीक। चलो देखते हैं, जरा देखते हैं, ठीक। अब देखो यही बात यहाँ समझ में आई ना कि इस तरह से अब आया, तो नदियां जब आई तो इन्होंने क्या किया, अपने साथ ले आया ये मिट्टी एवं बालू के कण प्लस, ठीक है, बड़े बड़े चट्टान। तो इन चट्टानों को इसने क्या किया, इन चट्टानों को इसने ऐसे यहाँ पे बिछा दिया, ठीक ना, इन चट्टानों को इसने क्या किया, यहाँ पे ऐसे बिछा दिया, ठीक है,
बिछा दिया, तो अब ये बिछा हुआ क्षेत्र चट्टानों का क्या कहलाया? तो सर ये कहलाया भाबर, ठीक ना, ये कहलाया भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, ठीक, भाबर क्षेत्र। अब चट्टान आके बड़े बड़े यहाँ बिछ गए हैं, ठीक ना, बड़े छोटे मध्यम। तो अब थोड़ा सा तुम लोग इमेजिन करो, अगर ऊपर से नदी आ रही है तो क्या नदी का पानी ऐसे ऊपर से बहेगा? नहीं, क्या होगा, चट्टान जो है, इन चट्टानों के बीच में बच्चों क्या होगा, पत्थरों के बीच में क्या होगा, गैप होंगे। तो नदी क्या है, उस गैप के अंदर से लगेगा बहने, और बह के फिर ये एरिया पार करेगा। तो अब ये क्या होगा, अब ये एरिया पार करने के बाद यहाँ आके ये बिछ जाएगा, ठीक ना, यहाँ आके अब ये ऐसे, यहाँ जो है, यहाँ इसका पानी ऐसे आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ इसका पानी आ जाएगा। अब ये यहाँ पानी आ जाएगा, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक ना, तराई क्षेत्र। और इसके बाद ये पानी आएगा, पानी अपने साथ मिट्टी लाएगा, मिट्टी से ये भर दिया, मगर क्योंकि बराबर ये पानी पा रहा है, ये वाला एरिया, ठीक ना, ये वाला एरिया बराबर पानी पा रहा है, समझ रहे हो, ये वाला एरिया बराबर पानी पा रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमेशा नमी युक्त होगा, समझ रहे हो ना, नमी युक्त, या हम कह ले दलदली होगा, ठीक ना, दलदली होगा, ज्यादा यहाँ पे जो है मिट्टी गीली होगी, ठीक ना, तो मिट्टी गीली होगी तो क्या होगा, ये तराई बेल्ट कहलाएगा। और तराई बेल्ट जब ये होगा तो यहाँ पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लस प्लस वायरस, वायरस क्या होंगे, दोनों होंगे। और जहां पे बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा होंगे वहां क्या होगा, वहां पे बीमारी भी बड़ी ज्यादा होगी। तो अब देख लो, अब देख लो, यूपी बिहार का क्षेत्र तराई बेल्ट में आता है, यूपी बिहार का ऊपरी क्षेत्र तराई बेल्ट में आता है, नीचे का क्षेत्र जो है वही खादर बांगर। तो यूपी बिहार में मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा, ठीक है ना, मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ हॉस्पिटल बहुत है, समझ रहे हो ना, बहुत हॉस्पिटल है यूपी बिहार। तो ये क्यों है, क्यों हॉस्पिटल है, क्यों लोग बीमार हैं, क्योंकि ये जो ऊपरी क्षेत्र है ये तराई बेल्ट में है, पानी वाले क्षेत्र में, और जहाँ पे पानी ज्यादा होगा, दलदल जहाँ ज्यादा होंगे वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, सांप वगैरह हर चीज होगा, समझ रहे हो, तो इससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक। भाबर क्षेत्र ये तराई नहीं है, यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस बहुत कम, जिसकी वजह से बीमारी कम, ठीक है, बीमारी कम। हिमाचल प्रदेश भाबर क्षेत्र, वहाँ पे बीमार बहुत कम लोग पड़ते हैं, समझ रहे हो, हम लोग के यहाँ की तरह 10-10 कदम पे डॉक्टर की दुकानें नहीं मिलेंगी, हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं मिलेंगे, ठीक है, हमारे वहाँ मिलता है, समझ रहे हो। तो ये तराई, अब इसके बाद से, अब इसके बाद से यहाँ क्या होने जा रहा है, इसके बाद से यहाँ ऐसे आके क्षेत्र बन गया, तो ये हो गया खादर और बांगर का क्षेत्र, ठीक ना, खादर और बांगर का क्षेत्र। और ये मिट्टी ये यहाँ भी आई हुई है, तो ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, बांग्लादेश, ठीक ना, ये बांग्लादेश, और ये हमारा बंगाल का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र। और इधर, इधर बच्चों यहाँ ऐसे, यहाँ पे असम, यहाँ पे है असम, तो असम, तो असम में भी, असम में भी मैदानों का निर्माण हुआ है। अब कहोगे सर असम में मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे है एक ग्लेशियर जिसका नाम क्या है, चेमा युंगडुंग, ग्लेशियर का नाम क्या है, नदी वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से निकला है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये इस तरह से आएगा, और आने के बाद ये असम में क्या करता है, असम में निर्माण करता है किसका, मैदानों का, ठीक ना, मैदानों का। इस वजह से ये गंगा से निर्मित हुए, गंगा एवं उसकी सहायक नदी, ये ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी, और ये जो बच्चों ये राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, ठीक है, तो ये सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है, समझ रहे हो, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा, तो सिंधु एवं सहायक नदियों के द्वारा बना है, तो इसलिए ये और ये, इन तीनों मैदानों को मिला के हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सिंधु गंगा, गंगा तथा
ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान, है ना, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस तरह से बच्चों निर्माण हुआ है हमारे उत्तर भारत के मैदान का। ठीक, अच्छा, अब एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाबर प्रदेश, यहां लिख देते हैं भाबर। अब देखो क्वेश्चन क्या बनते जा रहे हैं, भाबर, फिर तराई, तराई, यही बच्चों सुन लो, नोट्स वोट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना, खादर और बांगर। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि इन चार क्षेत्रों में, उत्तर भारत के मैदानों के जो चार वर्गीकरण हैं, इन चार वर्गीकरण में, ठीक ना, मैदानों में ये भी शामिल होता है, मिट्टी भी होगा, थोड़ा थोड़ा मैदान भी होंगे और पत्थर ज्यादा होगा, ठीक ना, भाबर वाले क्षेत्र में पत्थर ज्यादा होगा, मैदान जो है ये कम मिलेंगे। ठीक, मगर हम इसको उत्तर भारत के मैदान में काउंट करते हैं। तो उत्तर भारत के मैदानों के चार वर्गीकरण में निम्नलिखित में किसमें किसमें नदियां लुप्त हो जाती हैं, ठीक ना, लुप्त हो जाती हैं यानी गायब हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा भाबर। अच्छा सर क्यों होगा आंसर भाबर? तो बेटा आंसर इसलिए होगा क्योंकि जब नदियां ऊपर से निकल के आ रही तो पहले तो दिख रही हैं, हेलीकॉप्टर से अगर उड़ के देखो हिमालय पर्वतमाला से तो देखिएगा नदियां सब निकली हुई हैं, परंतु यहाँ आके नदियां गायब, दिखेगा नहीं कि पानी बह रहा है। क्यों? क्योंकि नदियां इस पहाड़ पत्थर के नीचे से अब ऐसे बह रही हैं, ठीक ना, ये कुछ इस तरह से ऐसे बह रही है, ठीक, ये ऐसे बह रहा है, तो ऐसे बह रहा है तो इसलिए यहाँ पे नदियां क्या होती हैं, आके विलुप्त हो जाती हैं। तो ये प्रश्न है कि नदियां कहाँ पे आके विलुप्त हो जाती हैं? तो भाबर प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं। ठीक, दूसरी बात, चारों क्षेत्रों में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा क्षेत्र कौन है? भाबर। ठीक, तो ये इतनी बात। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछेगा भाबर क्षेत्र में विलुप्त हुई नदियां निम्नलिखित में कहां दिखाई देने लगती हैं? तो ये बांगर के बाद मैंने चौथा ऑप्शन दे दिया डेल्टा, डेल्टा। तो कहां दिखाई देने लगती हैं? तो बच्चों क्रम बस याद रखो, भाबर, ठीक ना, तराई, खादर, बांगर। ठीक, तो अब कहां दिखने लगेंगे? तो ये तराई क्षेत्र में लगेंगे दिखने, तो ये तराई क्षेत्र, ठीक, तराई क्षेत्र। तो विलुप्त हुई नदियां किस क्षेत्र में आके दिखाई देने लगती हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र में, ठीक ना, तराई क्षेत्र में। दूसरी बात, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे खराब क्षेत्र कौन होगा? ठीक ना, सबसे बीमार क्षेत्र कौन होगा? आंसर क्या है? तराई। बस समझ में आ रही है? तराई। अब फिर सुनो, कृषि के दृष्टिकोण से सबसे अनुपयुक्त, अनुपयुक्त यानी बेकार, ठीक ना, कृषि के लिए खराब क्षेत्र कौन होगा? ये तराई वाला क्षेत्र क्या है? ये बेहद नमी युक्त क्षेत्र है, या हम कह ले दलदली क्षेत्र है। तो दलदली क्षेत्र है, और ये क्या है? ये पत्थर वाला क्षेत्र है। तो दलदली होने की वजह से बच्चे क्या बोलते हैं कि कृषि के दृष्टिकोण से सबसे खराब क्षेत्र कौन होगा? तराई ना, सबसे खराब क्षेत्र कौन होगा? भाबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पत्थर है, और जब पत्थर है तो पत्थरों पे कृषि किसी भी टाइप से नहीं हो सकती, समझ रहे हो, नहीं हो सकती। तो इसलिए इसलिए कृषि के दृष्टिकोण से सबसे खराब कौन हुआ? भाबर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे खराब कौन हुआ? तराई प्रदेश। कौन सा क्षेत्र जो है दलदली होगा? तो तराई क्या होगा? दलदली, ठीक ना। बैक्टीरिया वायरस कहाँ होंगे? तो तराई क्षेत्र में, ठीक है, तराई क्षेत्र में। जीव वगैरह विभिन्न विभिन्न प्रकार के कहाँ हमको ज्यादा मिलेंगे? तो सर कहाँ मिलेंगे? तराई क्षेत्र में। नदियां हमको दोबारा भाबर क्षेत्र से विलुप्त हुई नदियां कहाँ दिखाई देने लगती हैं? तराई क्षेत्र में। इतनी बात क्लियर? इतनी बात को जरा पीपीटी में तुम लोग देख लो, इतनी बात को बच्चों पीपीटी में देख लो, ठीक है। ठीक है, देखो यहां हम देखिए नदियों के आधार पर हिमालय पर्वतमाला का विभाजन, ये तो हो गया है, ठीक है, ये तो हो गया है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक ना, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है, ये यहां आ जाए। ठीक, अब देखो
उत्तर भारत के मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, ठीक ना, अवसादों से। अब ये अवसाद मतलब क्या, अवसाद मतलब यही मिट्टी वगैरह, ठीक ना, ये जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट क्या है, यही मिट्टी बालू, समझ रहे हो ना, छोटे छोटे पत्थर, ठीक ना, तो ये क्या है, अवसाद। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है तथा इन्हें गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। चूंकि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान इसलिए कहते हैं, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट सिंधु उसकी सहायक नदी के द्वारा निर्मित है, बहुत छोटा सा क्षेत्र, इसलिए ज्यादा मात्रा में लोग क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। परंतु क्या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान गलत है ना, गलत नहीं है, क्योंकि सिंधु से भी छोटा क्षेत्र ही सही निर्मित हुआ है मैदान का, ठीक। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग कितने किलोमीटर में है, तो सर 3200 किलोमीटर तक लंबा है तथा 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, तो यहां मैंने लिखा हुआ है इस बात का मतलब, ठीक है, तो यही बात हो गई। यहां से पूरा यहां तक ये कितना हो गया, तो सर ये हो गया 3200 किलोमीटर, ठीक है। 150 से 300 किलोमीटर क्या, ये यहां से यहां तक, समझ रहे हो, तो यही बात तो बताया, ठीक। अच्छा, अब देखिए जरा, ठीक है, तो ये अब क्या लिखा है, 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है, ठीक। उत्तर भारत के मैदान को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो जान लिया हम लोग ने, भाबर, तराई, बांगर, खादर, ठीक है, खादर। अब हम देख रहे हैं भाबर प्रदेश, यह उत्तर भारत में शिवालिक उत्तर भारत में शिवालिक, यहां लिखा है गिरिपथ, यहां लिखा है गिरी, गिरिपथ का मतलब क्या होता है, गिर मतलब होता है बच्चों पर्वत, पर्वत, पद मतलब होता है, पद मतलब पैर, यानी कि हिमालय पर्वतमाला का जहां खत्म हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, गिरिपद, ठीक ना, गिरिपद। तो गिरिपद, तो शिवालिक खत्म हो रहा है, तो जहां शिवालिक खत्म हो रहा है वहां से बात कर रहा है, तो शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में विस्तृत है तथा इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी के द्वारा होता है। यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, यह क्षेत्र कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त होता है। ये बात मैंने बच्चों बताया, ठीक ना, ये बात बताया, ठीक। अच्छा, आगे देखें, आगे, ठीक है। अब तराई प्रदेश, यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है, चर्चा किया मैंने, तथा इसका निर्माण बारीक कंकड़, रेत तथा चिकनी मिट्टी से हुआ। भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं वे तराई के क्षेत्र के धरातल में पुनः दिखाई देने लगती हैं। वर्षा की अधिकता के कारण तराई क्षेत्र का विस्तार पश्चिम क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि पूरब के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। अच्छा, क्यों वर्षा होती है, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ की भूमि सदैव नम होती है तथा कृषि में विशेषकर गेहूं, चावल तथा गन्ना के लिए उपयुक्त होती है, ठीक ना, गन्ना के लिए उपयुक्त होती है, ठीक। अच्छा, इसमें एक बात जोड़ दें, यह यह स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक ना, स्वास्थ्य के लिए क्या है, ये क्षेत्र हानिकारक है, ठीक ना। और जीव जंतु, जीव जंतु समृद्ध, समृद्ध क्षेत्र, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे सांप, गुजर, बिच्छी, ठीक ना, बिच्छू, ये सब क्या होंगे, ये सब यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे इस क्षेत्र में, ठीक ना, इस क्षेत्र में। अब 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 ये हम लोगों को, अब इसको देखो यहाँ बच्चों, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, देखो अब ध्यान देना, ये इस तरह से, इस तरह से बच्चों हम लोगों को यहाँ ये नहीं देखना है, यहाँ ये नहीं देखना है कि सर यहाँ उत्तरी मैदान लिखा भी है सर, तो यहाँ कौन कौन सा तराई क्षेत्र होगा, ठीक ना, कौन कौन सा क्षेत्र तराई होगा, उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, बिहार है,
तो अब इसका ऊपर का ये सब जो एरिया है ये सब तराई बेल्ट है, ठीक ना, तराई बेल्ट। अच्छा सर तराई बेल्ट में कौन कौन आ जाएगा, ठीक ना, कौन कौन आ जाएगा सर, रक्सौल, बक्सर, ठीक है, बक्सर, ये सब क्या आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। परंतु बच्चों हम लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं पूछने जा रहा है, समझ रहे हो ना, ये तो क्षेत्रीय बात हो गई। अगर हम यूपी स्पेशल या बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तब हम लोगों को ये बात जानना होगा कि तराई क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूरब कहाँ से कहाँ तक है और उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है। बिहार स्पेशल जब पढ़ोगे तो यही क्वेश्चन वहां पूछेगा, ठीक ना, वही क्वेश्चन वहां पूछा जाए। तो हम लोग जब यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है, खैर एसएससी में यूपी स्पेशल नहीं पूछता, ठीक है, तो वो यूपी स्पेशल का पॉइंट हो जाता है, बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो तो यही बात मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया। अब देखो आगे, ठीक है, जीव जंतु समृद्ध क्षेत्र। अब बांगर, ठीक है, यह पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित है। अच्छा यह भी तो मैंने बताया नहीं, समझाया नहीं है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं मैप में पुनः एक बार और इसको फिर समझ लो, फिर समझ लो। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने बनाया, ठीक। अच्छा अब देखते हैं आगे। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब देखना, तो अब इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा कौन सा बच्चों, इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा बांगर, बांगर क्षेत्र, ठीक है, बांगर क्षेत्र, ठीक, बांगर। अब देखो, अब देखो यहाँ बच्चों, यहाँ बच्चों, यहाँ हम देख ले, ठीक है, यहाँ देखो पहले से समझ लो, पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा से, ठीक है, ये निर्मित है। अच्छा क्या मतलब है इस बात का, देखो, देखो अब ये जो निर्माण होगा यहाँ पे, ठीक है, बांगर, हमको पहले बांगर बताना है, खादर बांगर, ठीक ना, खादर बांगर। अब यहाँ पे जो निर्माण होगा बच्चों, ठीक है, बांगर क्षेत्र का, ठीक है, बांगर क्षेत्र का, तो अब ये इसका निर्माण होगा कैसे, ठीक ना, इसका निर्माण होगा कैसे, ठीक, अब इसका निर्माण होगा कैसे, तो ये खादर क्षेत्र, ठीक ना, ये कैसे बनेगा, अब देखो, जैसे यहां से अब नदियां निकली हैं, नदियां निकल के यहाँ तराई क्षेत्र में आ गई। अब तराई क्षेत्र से निकली हुई नदियां क्या होंगी, यहाँ आके लगेंगी अपना मिट्टी बिछाने, मिट्टी बिछाने, ठीक, तो अभी लगेंगे मिट्टी बिछाने। तो जब ये मिट्टी बिछाएंगे तो मिट्टी बिछाने के क्रम में, जैसे मान लो यहाँ ध्यान दो, यहाँ नदी ऐसे बह रहा है, नदी बह रहा है, तो ये नदी क्या होगा, इधर इधर ऐसे, इधर मिट्टी बिछा देगा। तो मिट्टी बिछा दिया तो अब ये मिट्टी ऐसे देखो बिछा हुआ है, ठीक है। तो अब अगला बरसात जब आया, अगला बरसात जब आया तो फिर क्या हुआ, अगले बरसात में, अगले बरसात में ये नदी है, इस नदी ने क्या किया, फिर लाके एक लेयर और मिट्टी बिछा दिया, फिर एक लेयर बिछा दिया दोनों तरफ, फिर अगली बरसात आई, फिर बिछाया, ऐसे बिछाते बिछाते क्या होगा, क्या होगा, अब कल्पना करो, ऐसे बीच से नदी बह रही थी, दायां बायां बिछाते गया, अब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर करते 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 क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा, ठीक ना, ऊंचा हो जाएगा। तो जब ऊंचा हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये क्षेत्र कहलाएगा खादर, ठीक ना, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, खादर क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है, खादर। और ये किससे निर्मित है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक ना। अब सर इसका मतलब क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा का सर क्या मतलब है, इसको भी समझ लो। पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब क्या होता है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब ये होता है कि एक बार बरसात का मौसम आया, मिट्टी बिछा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 100 200 500 ऐसे बिछता चला गया, ठीक, तो ये क्या हो गया, ये जलोढ़ मृदा, यानी कि जल के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा, ठीक है, जल के द्वारा जो मिट्टी लाई गई उसको हम क्या बोलेंगे,
जलोढ़ मृदा, और ये मिट्टी एक के बाद एक बिछती चली गई है, इसलिए मिट्टी हो चुकी है पुरानी। तो इस जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा। तो सर क्या नवीन भी होता होगा? बिल्कुल होता है, नवीन भी होता है। अच्छा, नवीन कैसे? तो अब सुनो, मान लो अब यही नदी मिट्टी लाके बिछाया, ठीक, बरसात में। तो अब क्या है, यहाँ बिछा के मिट्टी चला गया, यानी बिछाना मतलब क्या, ये नदी जो है ना, ये पूरा एरिया लेके, ये सब एरिया लेके बह रहा था, ठीक। बरसात खत्म हुआ तो फिर गर्मी में क्या हुआ, अपने इतने एरिया में हो गया, और ये क्षेत्र क्या हुआ, मिट्टी से भर गए। यानी कि ये क्या है, यहाँ की मिट्टी लगी दिखने। देखते हो ना, नदी उदी का पानी जब बरसात आता है तो क्या होता है, भर जाते हैं, पूरा चौड़ा हो जाता है। फिर जब गर्मी आता है देखो सिकुड़ जाता है, और दाएं बाएं जो है मिट्टी बीछे दिखते हैं। तो ऐसे मिट्टी बीछे दिखेगा। अच्छा, मिट्टी बीछे दिखेगा तो होगा क्या, अगर यहाँ पे किसान आके एग्रीकल्चर कर दिया, ठीक ना, किसान ने क्या किया, यहाँ की मिट्टी को क्या किया, खन दिया, और खनने के बाद यहाँ पे बीज वगैरह जो है डाल दिया, फसल हुआ, उसकी कटाई उटाई कर लिया। तो खोद देने की वजह से यहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ की मिट्टी हो जाती है ढीली। और जब मिट्टी ढीली हो जाएगी तो फिर बरसात के मौसम में जब पानी बढ़ेगा तो यहाँ की मिट्टी को ये क्या करेगा, पुरानी वाली को काट के बढ़ा देगा आगे, और अब पीछे अपने साथ जो नया मिट्टी लाया था वो लाके बिछा देगा, वो लाके क्या करेगा, यहाँ पे बिछा देगा। और जब यहाँ पे लाके बिछा देगा, ठीक ना, तो क्या होगा, यहाँ पे लाके जब बिछा देगा तो ये जो मैदान होगा, ठीक ना, जो मृदा का निर्माण होगा, ये क्या होगा, ये कहलाएगा बांगर क्षेत्र, ठीक ना, बांगर क्षेत्र, ठीक ना, बांगर क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो बांगर क्षेत्र है, अब इसमें एग्जामिनर क्या बोला, अब एग्जामिनर ने पूछा कि बताओ जरा, खादर, बांगर, तराई और भाबर, इन चारों में कृषि के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन है? तो याद रखना बच्चों, कृषि के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन होगा, बांगर। ये क्यों होगा, क्योंकि ये नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित है। नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित होने का क्या फायदा है, तो नवीन जलोढ़ मृदा से यानी कि नई मिट्टी से जिस मैदान का निर्माण होगा उसका फायदा ये होगा कि ये जो मिट्टी होते हैं बच्चों, ये उपजाऊ होते हैं, ठीक ना, उपजाऊ होते हैं। तो होता क्या है कि जब किसान उसमें लगातार खेती करता रहता है तो इसका जो उपज है ना, ठीक ना, उपज की जो क्षमता है मिट्टी की, ठीक ना, वो क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक ना, कम होती जाती है। इसीलिए जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में तुम लोग को देखने को मिलेगा, क्या, खेत को परती छोड़ना मतलब क्या होता है कि खेत को 4 और साल तक, 5 साल तक छोड़ देते हैं, 3 साल तक कृषि ही नहीं करते हैं उस पर। क्यों नहीं करते हैं, ताकि ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी का उपज फिर से आ जाए वापस, ठीक ना, प्रोडक्शन खराब होने लगता है। तो अच्छा सोचो, जो मिट्टी नई है, हर साल नई मिट्टी आके बिछ जा रही है, तो क्या होगा, मिट्टी तो पुरानी है नहीं, मिट्टी है नई, नतीजा क्या होगा, जितने भी यहाँ पे एग्रीकल्चर होंगे वो सब क्या होंगे, अच्छे होंगे, उनका प्रोडक्शन काफी क्या होगा, बढ़िया होगा। समझ रहे हो? तो कृषि के क्षेत्र से सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन है, तो बांगर, ठीक ना। सबसे खराब क्षेत्र कौन है, भाबर, पथरीला है। समझ रहे हो? अब नवीन जलोढ़ मृदा से निर्माण किसका हुआ है, खादर का। पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्माण किसका हुआ है, बांगर का। समझ रहे हो, बांगर का। दूसरी बात, बाढ़ का पानी कहाँ नहीं पहुंच पाता, ठीक है, बाढ़ का पानी कहाँ पहुंच जाता है, हम ये देखें, ठीक है, ये देखें तो बाढ़ का पानी कहाँ पहुंच जाता है, तो पहुंच जाता है बांगर वाले क्षेत्र। तो देखा जाए तो तराई में भी बाढ़ का पानी आ रहा है, ठीक ना, और भाबर में बही रहा है, ठीक है, भाबर में बही रहा है, ठीक। तो कहाँ नहीं पहुंच पाएगा, खादर में। तो बाढ़ का पानी कहाँ नहीं पहुंच पाता है, खादर क्षेत्र में। अच्छा, क्यों नहीं पहुंच पाएगा, इमेजिन करो, जो बच्चों अपने क्षेत्र में हो, तुम लोग अपने अपने क्षेत्र में जितने लोग हो, अपने यहाँ की नदियों को देखना, और खुद अपना स्थिति देखना। नदियां अंदर नीचे हैं, तुम लोग जो है
ऊपर, ठीक ना, ऊपर, नदियां नीचे बह रही हैं। अब जब मिट्टी ला ला के नदी ने बिछा दिया तो हमको तो कर दिया ऊंचा, मगर अपने क्या हुआ, अपने नीचे रह गया। तो अब जब उसमें पानी बढ़ेगा बरसात में, तो वो पानी फ्लो होके क्या इस पार आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होगा, बाढ़ का पानी क्या तुम्हारे शहर में उस नदी का पानी आ जाता है, नहीं, परंतु जो खादर क्षेत्र होगा वो क्या है, वो ऊंचा नहीं होगा, बाढ़ का पानी वहां पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि वो लेयर पे लेयर बिछा के, ठीक ना, ऊंचा नहीं किया हुआ है, वो थोड़ी सी ऊंचाई है, पानी का लेवल अगर बढ़ा तोड़ के निकल जाता है, पहुंच जाता है, ठीक ना। आवासीय एरिया में बाढ़ आ जाता है, तो ये पूछता है बाढ़ का पानी कहाँ पहुंच नहीं पाता है, तो खादर। ठीक, हम पीपीटी में भी देख लें इस बात को, पीपीटी में भी देख लें, तो यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ देख लो, बांगर, ठीक, यह पुरानी जलोढ़ मृदा से क्या है, निर्मित है। इसका विस्तार मुख्यतः पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है, ठीक ना, पाया जाता है। इसमें हम बिहार भी ऐड करेंगे, बिहार भी, ठीक है, पाया जाता है। इस मैदानों को, इस मैदानों में मौजूद मृदा को रेह अथवा कल्लर, ठीक ना, रेह अथवा कल्लर भी कहा जाता है। ठीक, बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले तल से ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है। यह क्षेत्र खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है, इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। यानी कि खादर वाले क्षेत्र में अगर हैंडपंप बोर करोगे, ठीक ना, पाइप डालोगे, तो पानी क्या है, तुरंत नहीं मिलेगा, ठीक ना, पानी तुरंत नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो खादर वाले में पानी तुरंत हमको मिल जाएगा, तो यही बात लिखा है। ठीक है, इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। ठीक है, ठीक, अब देखिए इसमें हम आगे खादर, ठीक है, खादर यह नवीन जलोढ़ मृदा के द्वारा निर्मित है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु काफी उपजाऊ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका भूमिगत जल स्तर काफी ऊंचा होता है ना, काफी ऊंचा होता है। मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अच्छी होती है, ये बात ध्यान रखना। यह क्षेत्र चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, तिलहन, दलहन के लिए, ठीक है, काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, काफी प्रसिद्ध है। ये इतनी बात बच्चों हम लोगों को जाननी थी। ठीक है, और हमारा यहाँ पे पॉइंट होता है खत्म। ठीक, अब इस टॉपिक को हमने पढ़ा, तो हम क्वेश्चन जरा जान लें। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे, इस पॉइंट को बच्चों जरूर सुना करो, ठीक ना। तो बांगर, बांगर, भाबर, तराई, तराई और खादर। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, नदियां कहां पर आके विलुप्त हो जाती हैं, आंसर क्या हुआ, भाबर। ठीक है, नदियां अपने साथ बड़े बड़े चट्टानों को लाकर कहां पर छोड़ देती हैं, तो भाबर में। ठीक है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे अनुकूल क्षेत्र कौन होता है, अच्छा क्षेत्र कौन होता है, सर भाबर होता है। ठीक है, भाबर होता है। ठीक, यहां तक की बात क्लियर। कौन सा क्षेत्र निम्नलिखित में दलदली होता है, तो सर तराई होता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे खराब क्षेत्र तराई होगा। ठीक है, चावल, गेहूं, गन्ना की खेती कहाँ सबसे अच्छी होती है, तराई क्षेत्र में होती है। तो जो दलदली क्षेत्र होगा, फिर धीरे धीरे हम जब नीचे आएंगे, भाई ऐसा थोड़ी कि दलदल परमानेंट बना रहेगा, नमी ज्यादा होगी। तो नमी ज्यादा तो चाहिए, चावल को चाहिए ना, गन्ना को चाहिए ना, तो चावल, गेहूं, गन्ना की कृषि तराई इस क्षेत्र में काफी अच्छी होती है। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां कहाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं, तराई क्षेत्र में दिखाई देने लगती हैं। ठीक, इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, ठीक है, तो खादर में नहीं पहुंच पाता। किस मैदान का निर्माण पुरानी जलोढ़ मृदा से हुआ है, तो सर खादर से हुआ है। ठीक है, खादर से हुआ है। किस मैदान का निर्माण नवीन जलोढ़ मृदा से, तो बांगर का, बांगर का। कहाँ पे बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, बांगर में। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र बांगर क्षेत्र। ठीक है, बांगर क्षेत्र, बस हो गया। यही बच्चों जो है कि इतने पॉइंट्स हम लोग को जानने थे,
हम लोग का कंप्लीट हुआ। ठीक, तो क्या मैदान अब हम लोग के खत्म हो गए? ना ना ना, मैदान नहीं खत्म हो गया। अब देखो उत्तर भारत का मैदान खत्म हो गया ना, ठीक है, परंतु अभी थोड़ा कुछ और देखो। हम्म, ये साफ नहीं है बच्चों, मुझे खुद यहाँ बनाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, चल अब हम देखें जरा, यहाँ पे एक ऐसे, ठीक ना, क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे बना देते हैं। ये क्या है? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। ठीक, अब ये दक्षिण भारत में, अब बच्चों गौर से सुनो, ठीक ना, गौर से सुनो, यहाँ भी काफी अच्छा यूनिक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे, यहाँ पे पर्वतमाला है एक, ठीक ना, यहाँ पे एक पर्वतमाला है। ठीक, इस पर्वतमाला का नाम क्या है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। तो ये क्या हो गया? वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट माउंटेन, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और ये पूर्वी घाट पर्वतमाला, ईस्टर्न घाट माउंटेन, ठीक ना, पूर्वी घाट पर्वतमाला। तो ये है बच्चों पर्वतमालाएं। अब देखो हम लोगों को एक बात अच्छे से पता है, एक बात अच्छे से पता है। अच्छा, एक बात यहाँ मैं पहले नोट कर दूं कि दक्षिण के, दक्षिण के तटवर्ती मैदान, दक्षिण भारत के तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक ना। अभी जो कोस्टल प्लेन है, ठीक है, तटवर्ती मैदान है, ठीक, ये कैसे बना है? आप कहोगे सर ये तटवर्ती मैदान का क्या मतलब? देखो बच्चों, ये जो बीच का क्षेत्र है ना, ये जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पे ये क्या है? यहाँ बीच में है बच्चों पठार, ठीक ना, पठार। और मैदान कहाँ है? मैदान है बच्चों देखो यहाँ, ठीक ना, मैदान है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे मैदान है। ठीक है, तो अब ये मैदान कैसे बने हैं? अब ये मैदान कैसे बने हैं, इस बात को हम समझ लें। अब ये मैदान कैसे बना है? अब देखो, अब ये मैदान कैसे बना है? तो ये मैदान बना है बच्चों, ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वतमालाएं हैं ना, ये पर्वतमालाएं क्या की हैं? अपने साथ ले आई हैं नदियां। ठीक है, तो इन पर्वतमालाओं से निकला हुआ है नदी, और जब नदी निकला तो नदी ने क्या किया? इस पर्वतमाला की जो मिट्टी थी उसको अपने साथ ले लिया, और लेने के बाद क्या किया? यहाँ पे लाके बिछा दिया। तो दो तरह से निर्माण हुआ है हमारा तटवर्ती मैदान का। कैसे? एक तो, एक तो नदियों ने, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, ठीक, और दूसरा, दूसरा समुद्र द्वारा, समुद्र द्वारा लाए गए अवसाद। ठीक, कहोगे सर ये क्या मतलब है? मतलब है कैसे? देखो यहाँ, यहाँ सब समुद्र है। कौन सा समुद्र? अरब सागर, अरब सागर। तो ये बच्चों अरब सागर है, तो अब अरब सागर का जल क्या होगा? अरब सागर का जल उठेगा, लहर मारेगा, ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये लहर मारेगा ना वापस, तो देखा होगा तुम लोगों ने मूवी में, ठीक ना, मूवी में देखा होगा कि मुंबई, मुंबई गोवा वा का जो तट होता है, देखा करो वहां पे पर्यटक, पर्यटक समुद्र में, ठीक है, समुद्र में खेलते हुए, ठीक है, धूप सेकते हुए मिल जाते हैं, समझ रहे हो, मिल जाते हैं। तो वो जिस एरिया में है वो क्या है? वो इसी दक्षिण भारत का तटवर्ती मैदान है, जहां वो लेटे हुए हैं, जहां पे वो घूम फिर रहे हैं, वो क्या है? इसी दक्षिण भारत का ये क्या है? तटवर्ती मैदान। ये कैसे बन गया? यहाँ जो पर्वतमाला से नदी निकली, नदियां अपने साथ क्या लाई? मिट्टी, मिट्टी लाके क्या किया? बिछा दिया, और जब बिछा दिया तो यहाँ पे निर्माण हो गया किसका?
मैदानों का, ठीक ना, मैदानों का। यही चीज यहाँ भी हुआ, यहाँ से भी निकली नदी, लाके यहाँ बिछा दिया मिट्टी, तो क्या निर्माण हो गया, मैदानों का। अब यहाँ अगर पर्वतों से निर्माण हुआ तो इस समुद्र में भी तो बच्चों मिट्टी है, तो समुद्र की लहरें देखते हो ना, मूवी में समुद्र की लहरें आती हैं, समुद्र की लहरें देखते हो ना कि ऐसे आती हैं, तो आती हैं तो अपने साथ मिट्टी लाएगा ना, तो ला के वो क्या किया, लंबी प्रक्रिया रही, वो भी एक तरफ तो ऊपर से लाके बिछा, ऊपर से लाके बिछाया, और दूसरा समुद्र की लहरों ने लाके बिछा दिया, तो लाके बिछाया, तो ये पूरा इतना क्षेत्र क्या हो गया, ये हो गया तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान हो गया। तो अब एग्जामिनर हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछने जा रहा है, महत्वपूर्ण बात ये है, ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये है। तो हम इसको बच्चों, इसको चैप्टर का नाम दक्षिण के तटवर्ती मैदान, ठीक, तटवर्ती मैदान, तो ये तटवर्ती मैदान, ठीक, ये हम इसको ऐसे देख लें, ऐसे देख लें, तो ये देखो यहाँ, यहाँ गुजरात से, गुजरात से यहाँ महाराष्ट्र जहाँ शुरू हो रहा है, गुजरात से महाराष्ट्र जहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ तक का, यहाँ तक का जो मैदान होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गुजरात, गुजरात तटीय मैदान, ठीक। तो गुजरात प्लस एम एच मतलब महाराष्ट्र, ठीक ना। तो ये महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र यहाँ आके खत्म हो रहा है, ठीक ना, यहाँ खत्म हो रहा है, और यहाँ पे है गोवा, यहाँ आके खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये एक यहाँ खत्म हुआ, फिर गोवा का, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मैंने बना दिया कर्नाटक, और यहाँ हो गया केरल, ठीक ना, केरल, और फिर ये केरल से तमिलनाडु, तमिलनाडु से फिर ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ये उड़ीसा, उड़ीसा। अब ये बच्चों देखो, ठीक है, ये खींचा और इसको यहाँ मिला दिया, और ये यहाँ से ऐसे मिला दिया, और ये यहाँ लाके ऐसे ये मिलाया, और ठीक है, ये, और यहाँ से ये, ठीक है, ये। अब बच्चों देखो क्या करेगा, हमको हमको अब जानना क्या है, यहाँ बच्चों देखो अब क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, एकदम देखो कोई परेशानी नहीं है। अगर अगर तुम लोगों ने देख रखा है एटलस भारत का, जैसे मैंने भारत का सामान्य परिचय बताया था, अगर देख रखा है तुम लोगों ने, तो ये अभी देखो याद हो जाएगा, एकदम चुटकियों में याद होगा, ठीक ना, भूलोगे नहीं। कैसे नहीं भूलोगे बताता हूँ, ठीक है, देखो कैसे नहीं भूलोगे। ये जो बच्चों, ये इस तट का नाम क्या होगा, ध्यान से देखो, अभी देखो कैसे याद हो जाएगा, बेहद आसान। ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कोंकण तट का मैदान, कोंकण तटीय मैदान, ठीक है। ये क्या होगा, ये कन्नड़ तटीय मैदान, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों, मतलब यहाँ का क्षेत्र ये पूरा, ये हो जाएगा मालाबार, मालाबार तटीय मैदान, ठीक ना, मालाबार तटीय मैदान। अच्छा, अभी बच्चों एकदम टेंशन मत लो, अभी एकदम सही हो जाएगा, ठीक ना। ये यहाँ तमिलनाडु से, केरल से लेके पूरा यहाँ तमिलनाडु जहाँ पूरा खत्म हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल, ठीक ना, कोरोमंडल, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी, उत्तरी सरकार, और ये हो जाएगा कन्नड़, हो जाएगा कलिंग, कलिंग या उत्कल, उत्कल तट, ठीक। अब सुनो ध्यान से बच्चों, सुनो,
दक्षिण भारत के तटवर्ती मैदान, चैप्टर का नाम, ठीक, यहां लिख देते हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट निकालना है तुम लोग को। दक्षिण भारत के तटवर्ती मैदान, ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया चैप्टर का नाम। अब देखो, अब देखो यहां क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा गुजरात और महाराष्ट्र का जो स्टार्टिंग है, इसके बीच का जो ये मैदान है, इस मैदान को किस नाम से जानते हैं, तो सर गुजरात तटीय मैदान। अच्छा, ये महाराष्ट्र जहां से शुरू हो रहा है, एम एच मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जहां शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है क्या, कर्नाटक, तो महाराष्ट्र प्लस कर्नाटका, ठीक ना, कर्नाटका, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलेंगे, कोंकण बोलेंगे। अच्छा, अब ये कर्नाटक यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है केरल, और यहाँ स्टार्ट हो रहा है बच्चों तमिलनाडु, ठीक ना, यहाँ स्टार्ट हो रहा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और यहाँ स्टार्ट हो रहा है ओडिशा, ठीक ना, ओडिशा, ठीक, ओडिशा, ठीक। अब सुनो, तो कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और केरल के बीच का पूरा कर्नाटक, गोवा और केरल के बीच का जो मैदान है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कन्नड़ तटीय मैदान, ठीक ना, तो कर्नाटक, तो ऐसे लिख सकते हैं कि के आर, कर्नाटक प्लस प्लस के ई आर, चलो पूरा लिख देते हैं, केरला, कर्नाटक प्लस केरला के, ठीक ना, के यहाँ का केरला का स्टार्टिंग और कर्नाटक का स्टार्टिंग, यानी कि कर्नाटक का पूरा क्षेत्र, कर्नाटक और गोवा का पूरा क्षेत्र, ये किस नाम से जाना जाता है, कन्नड़ तटीय मैदान। और केरल से लेके यहाँ तमिलनाडु, यानी कि केरल जहाँ शुरू हो रहा है, तमिलनाडु जहाँ खत्म हो रहा है, उस क्षेत्र का नाम क्या है, उस मैदान का नाम है मालाबार तटीय मैदान, ठीक। केरल जहाँ खत्म हो रहा है, तमिलनाडु जहाँ शुरू हो रहा है, तो यहाँ शुरू हुआ, और तमिलनाडु आके कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का ये बॉर्डर, यहाँ पे तमिलनाडु, तो केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, तो के ई आर केरल प्लस प्लस टी एम तमिलनाडु के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और इसके बाद से जहां आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो रहा है, कहाँ, ये स्टार्ट हो रहा है तमिलनाडु के पास, तो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश का पूरा क्षेत्र ये क्या होगा, उत्तरी सरकार, और आंध्र प्रदेश से लेकर पूरा उड़ीसा तक, ठीक ना, तो एपी, आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा तक का जो क्षेत्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कलिंग या उत्कल तट, ठीक, उत्कल तट। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम बच्चों इस मैप को ले लें, ठीक ना, इस मैप को ले लें। अब देखो, अब देखो, ये पूरा यहाँ, ठीक ना, देख रहे हो ना, ये पूरा, ठीक है, गुजरात तटीय मैदान, यहाँ से लगाए पूरा, ये यहाँ तक, ठीक ना, ये, ठीक है, कोंकण, कोंकण यहाँ से लगाए पूरा यहाँ तक, कन्नड़, और ये पूरा लिखा भी है देखो यहाँ, मालाबार, मालाबार, और यहाँ से लगाए पूरा यहाँ तक का, ये पूरा यहाँ तक का क्षेत्र, यहाँ तक का, ये क्या है, ये है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, और फिर यहाँ से लगाए यहाँ तक का, ये क्या है, ये है उत्तरी सरकार, यहाँ भी लिखा है उत्तरी सरकार, ठीक है, और ये पूरा यहाँ से लगाए यहाँ तक का, ये क्या है, कलिंग या उत्कल तट, उत्कल तट, ठीक है। तो यही क्वेश्चन तुम लोग से बच्चों पूछेगा। अगर मैप में ऐसे तुम लोग लोकेट कर लो, जैसे मैंने यहाँ तुम लोग को बना रखा है, ठीक ना, बता रखा है, तो अगर यहाँ तक तुम लोग कर लो तो फिर कहीं देखो कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक ना, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं, आराम से हो जाएगा।
ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक, तो यही बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इतना इतना काम अगर कर लेते हो तो मैदान से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बच्चों इसके बाहर जाने वाले नहीं है। ठीक ना, इसके बाहर जाने वाले नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ बातें मैं पीपीटी में बता देता हूँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के इन मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है तथा समुद्री लहरें भी अपने अवसादों को इन मैदानों में जमा करती हैं। पूर्वी घाट का तटवर्ती मैदान पश्चिमी घाट के तटवर्ती मैदान की अपेक्षा क्या है, चौड़ा होता है। ठीक ना, चौड़ी होती है। पूर्वी तटवर्ती मैदान के क्षेत्र में डेल्टाओं का निर्माण ज्यादा होता है। ठीक, डेल्टाओं का निर्माण। कहोगे सर ये क्या होता है, सुनो, ये अगर बनाया, अब नदी आया, नदी आके अब ये कई भाग में बंट जाएगा। जब कई भाग में ऐसे ये बंट जाएगा तो इस तरह से वितरिकाएं बन जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक ना, तो ये पार्ट यही क्या कहलाएगा, ये बच्चों कहलाएगा डेल्टा। ये भी काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक ना, तो हम लोग नदी जब पढ़ेंगे तो वहां इसको इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो अभी के लिए बच्चों क्या है, अभी के लिए हम लोगों का कंप्लीट होता है आज का क्लास। ठीक है, और कल हम लोग फिर एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है।